अक्सर हम चुनावों को सिर्फ हार और जीत के चश्मे से देखते हैं, लेकिन सच तो ये है कि चुनाव असल में गवर्नेंस के लिए डेटा इंजीनियरिंग है। ये जनता के मैंडेट को समझने का एक विज्ञान है। तो आज हम उत्तर प्रदेश के स्याना विधानसभा क्षेत्र के इसी जनादेश को डिकोड करेंगे, आंकड़ों और जमीनी हकीकत के जरिए। तो अगले कुछ मिनटों में हम क्या क्या देखने वाले हैं, देखिए। हम आंकड़ों से शुरू करेंगे, यानी मैट्रिक्स। फिर हम सीधे चलेंगे स्याना की जमीन पर, वहां के लोगों की नब्ज टटोलेंगे। इसके बाद 2022 के नतीजों को बारीकी से समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये राजनीतिक बदलाव आखिर हुआ क्यों। और अंत में हम एक गवर्नेंस ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे, एक ऐसा खाका जो सिर्फ कैंपेन नहीं बल्कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स की, यानी आंकड़ों की। और एक बात शुरू में ही साफ कर देना जरूरी है, यह विश्लेषण किसी भी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। हमारा मकसद है एक गैर पक्षपाती डेटा ड्रिवन पड़ताल करना। हम ये समझना चाहते हैं कि किसी भी चुनाव के नतीजे को कौन सी आर्थिक और सामाजिक ताकतें तय करती हैं। तो अब आंकड़ों से जमीन पर उतरते हैं। देखिए, हर आंकड़ा, हर परसेंटेज दरअसल लोगों की उम्मीदों, उनकी तकलीफों और उनकी आकांक्षाओं की कहानी कहता है। इसलिए डेटा को सच में समझने के लिए हमें स्याना की जमीनी हकीकत, वहां के लोगों की नब्ज को सुनना ही होगा। तो ये है स्याना, उत्तर प्रदेश का एक विधानसभा क्षेत्र। यहीं की मिट्टी, यहीं के खेत और यहीं के लोग हमारी आज की पड़ताल का बिल्कुल केंद्र हैं। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। जब हमने लोगों की बात सुनी तो सबसे पहली और सबसे गहरी शिकायत जो सामने आई वो थी खेती किसानी से जुड़ी। फसल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव, एमएसपी का ना मिलना और सिंचाई की समस्याएं। ये वो मुद्दे हैं जो सीधे सीधे किसान की जेब और उसके घर के चूल्हे पर असर डालते हैं। दूसरी बड़ी चिंता जो किसानों की समस्या जितनी ही गंभीर है, वो है नौकरियों की कमी, खासकर युवाओं के लिए। सोचिए, युवा पढ़ लिख कर तैयार बैठा है, लेकिन उसे अपने ही घर के पास कोई काम नहीं मिल रहा। और ऊपर से सरकारी योजनाओं का फायदा भी अगर वक्त पर ना पहुंचे तो निराशा का बढ़ना लाजमी है। और तीसरी बड़ी शिकायत थी गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। टूटी फूटी सड़कें और खासकर गर्मियों में घंटों तक बिजली का ना रहना। देखिए, ये सिर्फ एक असुविधा नहीं है, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की क्वालिटी पर सीधा असर डालता है। और जब ऐसा होता है तो सत्ता के खिलाफ एक नाराजगी पैदा होना बहुत स्वाभाविक है। इन तीन बड़ी समस्याओं के अलावा भी कई और मुद्दे थे, जैसे स्वास्थ्य केंद्रों और स्कूलों में स्टाफ की कमी, पेंशन, राशन कार्ड और घर मिलने में देरी, साथ ही छोटे मोटे अपराध और दफ्तरों में भ्रष्टाचार की शिकायतें भी थीं। ये सारी छोटी बड़ी परेशानियां मिलकर स्याना की एक पूरी तस्वीर हमारे सामने रखती हैं। तो सवाल ये उठता है कि जमीन पर ये जो गुस्सा है, ये जो परेशानियां हैं, ये ईवीएम के बटन तक पहुंचते पहुंचते वोटों में कैसे तब्दील हो जाती हैं। चलिए अब कहानी के इस पहलू को समझने के लिए सीधे 2022 के चुनावी नतीजों पर चलते हैं। तो अब हम 2022 के जनादेश को डिकोड करेंगे। देखते हैं कि लोगों की भावनाओं ने चुनावी नतीजों को क्या शक्ल दी। ये देखिए 2022 का डैशबोर्ड। कुल मतदाता थे लगभग 3,87,000। वोटिंग हुई करीब 65.44%, जो कि एक अच्छा टर्नआउट है। विजेता रहे बीजेपी के देवेंद्र सिंह लोधी, जिन्हें लगभग 59% वोट मिले। उनके सामने आरएलडी के दिलनवाज खान थे, जिन्हें 30.5% वोट मिले। और यहां एक बहुत जरूरी बात, समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ा था। अब इस चार्ट को देखिए, 58.9% बनाम 23.5%। ये जो अंतर है ना, ये बहुत कुछ कहता है। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एक तरफा मैंडेट है। ये साफ दिखाता है कि विपक्ष के सामने चुनौती कितनी जबरदस्त थी। और जब हम ऐसे जनादेश को देखते हैं तो एक बात याद रखना जरूरी है, लोकतंत्र में पब्लिक स्पीच की जिम्मेदारी होती है लोगों को जानकारी देना, उन्हें भड़काना नहीं। हर आंकड़ा, हर वोट एक आवाज है, और एक सच्चे लीडर का कर्तव्य है कि वो हर आवाज को पूरे सम्मान के साथ सुने और पूरी ईमानदारी से अपना काम करे। तो नतीजे तो हमने देख लिए, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, असली सवाल है कि क्यों हुआ। चलिए अब इस राजनीतिक बदलाव के पीछे जो सिस्टमिक कारण हैं, उनकी पड़ताल करते हैं। ये किसी एक चेहरे की कहानी नहीं है, ये पूरे सिस्टम के बदलाव की कहानी है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, ये पिछले 10 साल की पूरी कहानी बयां कर देती है। 2012 में बीजेपी का वोट शेयर महज 4.3% था। सोचिए, सिर्फ 4.3%।
और 2017 आते आते ये उछलकर 54.5% पर पहुंच गया और 2022 में ये और बढ़कर लगभग 59% हो गया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक जबरदस्त पॉलिटिकल शिफ्ट है। तो इस बड़े बदलाव के पीछे वजह क्या थी? देखिए, कई अहम फैक्टर्स थे। एक तरफ बीजेपी ने लोध राजपूतों और सवर्ण जातियों के बीच अपना एक मजबूत सामाजिक गठबंधन बना लिया था। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का जो पारंपरिक यादव मुस्लिम ओबीसी का गठजोड़ था, वो बिखरता हुआ नजर आया। और इन सब के ऊपर विजेता पार्टी की जमीनी संगठन की ताकत कहीं ज्यादा बेहतर थी। तो एक तरफ एक गठबंधन मजबूत हुआ और दूसरी तरफ का कमजोर पड़ गया। तो अभी तक हमने ये समझा कि समस्या क्या थी और नतीजे क्यों आए। अब बात करते हैं समाधान की। हम एक ऐसे गवर्नेंस ब्लूप्रिंट की बात करेंगे जो सिर्फ सेना के लिए नहीं, बल्कि किसी भी नेता के लिए जनता का भरोसा जीतने का एक रास्ता हो सकता है। ये एक स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क को हम चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दे सकते हैं। इसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहली, आपकी चुनावी रणनीति। दूसरी, आपका संगठनात्मक ढांचा। तीसरी, नैरेटिव पर आपका कंट्रोल। और चौथी, आपके संसाधनों का मैनेजमेंट। अब इन चारों पिलर्स को थोड़ा और समझते हैं। चुनावी रणनीति मतलब जो वोटर नाराज हैं उन तक पहुंचो, उनके मुद्दों की बात करो। संगठन मतलब बूथ लेवल तक अपनी टीम को मजबूत करो, युवाओं को ताकत दो। नैरेटिव मतलब एक पॉजिटिव विजन दो जो सिर्फ हवा हवाई ना हो, बल्कि जमीनी डिलीवरी पर आधारित हो। और रिसोर्स मतलब आज के जमाने में सोशल मीडिया और लोकल फंडरेजिंग का सही इस्तेमाल करके एक असरदार कैंपेन खड़ा करो। और इस पूरी रणनीति को एक धागे में पिरोने के लिए एक नैरेटिव चाहिए। वो नैरेटिव हो सकता है हक की राजनीति। इसका मतलब यह है कि आप जो भी मांग कर रहे हैं उसे जनता के मौलिक अधिकार के तौर पर पेश करें। अब हक की राजनीति और जनहित की राजनीति में फर्क समझिए। हक की राजनीति कहती है कि एमएसपी, नौकरी, बिजली ये सरकार का कोई एहसान नहीं, ये जनता का हक है। ये वोटर को मजबूत बनाती है। दूसरी तरफ जनहित की राजनीति में सरकार दाता की भूमिका में होती है और जनता लाभार्थी की। एक नजरिए में वोटर मालिक है, दूसरे में याचक। फर्क बहुत बड़ा है। तो अब हम अपनी बातचीत के आखिरी पड़ाव पर हैं और यहां सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी चुनाव मंजिल नहीं होता। ये तो बस एक सफर की शुरुआत है। ये जनता के साथ अगले 5 साल के लिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक सामाजिक अनुबंध। एक असरदार कैंपेन कैसा दिख सकता है? मान लीजिए चुनाव में 90 दिन बाकी हैं, तो पहले 30 दिन आप जमीन पर लोगों की सुने। अगले 30 दिन अपनी पॉलिसी और वादे उनके सामने रखें। आखिरी 30 दिन में पूरा फोकस वोटरों को बूथ तक लाने पर हो और आखिरी हफ्ते में पूरी ताकत से अपनी बात जनता तक पहुंचाएं। ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, ये जनता से लगातार जुड़ने का एक प्रोसेस है। और आज के दौर में जब कैंपेन इतना डिजिटल हो गया है, एक बात और समझनी होगी। लोगों का पर्सनल डेटा सुरक्षित रखना सिर्फ कानून की जरूरत नहीं है, ये हर वोटर के सम्मान का सवाल है। डिजिटल दुनिया में भरोसा सिर्फ 2 चीजों पर टिकता है, सहमति और सही उद्देश्य। तो अंत में असली चुनौती चुनाव जीतना नहीं है, असली चुनौती है जनता से मिले जनादेश को पूरा करना। सबसे बड़ा सवाल यही है, वोट गिन लिए जाने के बाद क्या होता है? इसी सवाल का जवाब एक नेता और एक लोकतंत्र का भविष्य तय करता है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 08042041602. Purpose Beyond Politics.